हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। हम बात कर रहे हैं आज क्लास 9th की। आप सभी को पता है कि भाई आप क्लास 8 से 9th में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। मैं मानती हूँ कि मैं ये सिलेबस क्लास 9th कोर्स भी लाने में थोड़ा सा लेट हुई हूँ, लेकिन इतना सा भी लेट नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। भाई अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, टाइम है, अभी 1-1.5 महीने का समय है। तो तब तक जैसे मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, तो मैंने आपकी दोनों बुक्स कंप्लीट करा दी हैं। यानी कि आपके स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ में। अब अगर हम बात करेंगे अपने व्याकरण की तरफ, तो अब हम व्याकरण में आ चुके हैं। व्याकरण का पहला टॉपिक शब्द और पद मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज हम कराने जा रहे हैं व्याकरण का दूसरा टॉपिक। वो टॉपिक कौन सा है? वो है अनुस्वार और अनुनासिक। वैसे तो ये चीज़ें आप क्लास 2nd या 3rd से पढ़ते हुए आते हैं, क्योंकि आपको जब स्वर व्यंजन सिखाए जाते हैं तो साथ में ये सारी चीज़ें भी आपके पैरेलल धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं, जिनमें अयोगवाह, विसर्ग, ये सारी चीज़ें जो आती हैं उन्हीं के साथ आपको ये अनुस्वार और अनुनासिक भी सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग शायद इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन क्लास 9th में इसे आपको एक अलग से टॉपिक दे दिया गया है। अब इसको पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि भाई इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अगर बात करें कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो देखिए सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग इनमें से एमसीक्यूज हटाए गए हैं। अब आपसे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आपके होते हैं क्लास 9th में इंटरनल एग्जाम, तो हम ये नहीं कह सकते कि एमसीक्यू आएंगे नहीं। टीचर दे सकते हैं कि भाई मान लीजिए अनुस्वार अनुनासिक में से 5 नंबर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने 3 आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिए, 2 आपसे ऐसे ही पूछ लिए, तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, मैं आपको अनुस्वार अनुनासिक पूरा समझाऊंगी, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी और फिर उसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराऊंगी। वो इसलिए करा रही हूँ क्योंकि क्लास 9th में क्या रहता है ना कि आप लोगों को इंटरनल एग्जाम्स हैं, इसलिए आप लोग चीज़ें नहीं समझ पाओगे कि पता नहीं, हो सकता है मल्टीपल चॉइस दे दें, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम क्या है, इनसे हमारी प्रैक्टिस ही हो जाती है कि नहीं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे, आज के हमारे वीडियो में हम अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, इनको किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, बहुत ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इनको प्रयोग करने के तरीके कई जगहों पर बदल जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमें ये तो पता है कि भाई जो बिंदी लगती है वो और जो चंद्र बिंदी लगती है वो, ये हमें पता है, लेकिन इनके प्रयोग करने के स्थानों में बदलाव आता है। कैसे बदलाव आता है, यही आज एक मेन समझने का मुद्दा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का व्याकरण का टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। इसका कर रहे हैं हम डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले समझ रहे हैं अनुस्वार क्या होता है, ठीक है। अनुस्वार, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, ठीक है, ध्यान रखना क्या है, एक व्यंजन ध्वनि है जो स्वर के बाद आती है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक वायु निकलती है और मुख से कम निकलती है। इसका प्रयोग विभिन्न शब्दों के साथ मिलता है, ठीक है। इनका जो प्रयोग होता है, जब ये अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, जब तक इसके साथ कोई व्यंजन इस्तेमाल नहीं किया जाए, कभी कभी स्वर भी इस्तेमाल होता है, तो उसके बगैर नहीं लिख सकते, ठीक है। इसे लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर प्रकट किया जाता है। अब शिरोरेखा क्या होती है, देखिए, जब हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा समय, हिंदी में हमेशा एक ऐसी लाइन खींची जाती है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। अब बात आती है कि ये बिंदु लगता कहाँ है। अब इसकी पहचान क्या होती है, ये पहचान दी हुई है, हमेशा जो ये हमारी शिरोरेखा रहेगी इसके ऊपर बिंदी रहेगी। जैसे मान लीजिए का है तो का के ऊपर ऐसे बिंदी रहेगी। तो ये इंडिविजुअल एक जगह, जैसे हम लोग होता है ना स्वर या व्यंजन का, खा, गा, घा इस्तेमाल कर लेते, नहीं, अनुस्वार कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमेशा किसी न किसी वर्ण के साथ ही इससे प्रयोग किया जाता है। इसे लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर बिंदी, ठीक है, यहाँ पे बिंदी प्रकट किया जाता है। इसका प्रयोग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के 5वें वर्ण के स्वर रहित रूप, स्वर रहित रूप क्या है, ड,
इया, ड़ा, ना, मा के स्थान पर होता है। अब ये क्या है? चलिए, आप सभी को स्पर्श व्यंजन याद है? याद है? अगर नहीं याद है तो वो पढ़ना ज़रूरी है। स्पर्श व्यंजन के आपके 5 लाइन होती हैं, ठीक है, जिनमें आपकी पहली लाइन होती है का वर्ग, दूसरी होती है चा वर्ग, तीसरी होती है टा वर्ग, चौथी होती है ता वर्ग और पांचवी होती है पा वर्ग। अब इन वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है, चलिए अब इसको बताना ज़रूरी है हमें, तो हमें लिखना पड़ेगा पूरा। तो सबसे पहले हम आते हैं का वर्ग। कौन सा आता है हमारा? का वर्ग। का वर्ग में हमारी कौन सी आती है? का, खा, गा, घा, न, ठीक है। फिर आते हैं हम चा वर्ग, आता है उसके बाद चा वर्ग आता है ना। फिर क्या आता है? चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। फिर आता है चा, छा, जा, जा, इया, टा, टा वर्ग। टा, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, सॉरी, डा, ढा, ड़ा। फिर आते हैं हम ता वर्ग पे, ठीक है। फिर क्या आता है? ता, था, दा, ता, था, दा, धा, ना। फिर आते हैं हम पा वर्ग पर, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आप सभी को पता होंगे ये हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये हमारे मुख में कभी होंठ से, कभी टंग से, कभी तालू से, कभी आपके ऊपर वाले भाग ऊर्ध्व से, इन सभी से टच करते हुए निकलते हैं, ठीक है। अब इन सभी हमने बात करी थी ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सभी के जो है 5वें वर्ण के स्वर रहित रूप, ठीक है। अब इन सभी में स्वर लगा हुआ है, आप सभी को पता है ना, स्वर लगा होता है। व्यंजन कभी भी बगैर स्वर के इस्तेमाल नहीं किए जाते, हर किसी के साथ स्वर लगा है। लेकिन जब हम इसके नीचे लगा देते हैं क्या? इसके नीचे जब हम ये हलंत लगा देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? स्वर रहित हो जाते हैं, स्वर रहित। अगर अब इन्हें किन्हीं भी शब्द के साथ लिखा जाता है, मान लीजिए हमने लिखा क्या? कंगन, या हम लिख दिए चंदा, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? हम लिखते हैं चा आधा ना दा, चंदा, ठीक है। तो ये जो आधा ना है ये कैसे बना है? इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये स्वर रहित है, ठीक है। तो जब किसी भी व्यंजन से स्वर निकाल दिया जाता है, यानी कि आ निकाल दे, तो हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, और जब उसे हम लिखते हैं तो वो आधा वर्ण होता है। क्या कहलाता है ना? आधा ना लिखो, आधा माँ लिखो, बोलते हैं ना। तो ये आधा ना आधा माँ क्या होता है? ये स्वर रहित व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब इन स्वर रहित व्यंजन से ही, इन्हीं 5 वर्ण से आपके अनुस्वार बनते हैं। क्या बनते हैं? अनुस्वार बनते हैं। जहाँ कहीं भी आधा डा आ रहा है वहाँ पर, मान लीजिए ये आधा डा जहाँ कहीं पे भी आएगा, जहाँ आपका आधा इया आएगा। अब आधा इया हम कैसे लिखते हैं? ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। आधा डा हम ऐसे करके लिखते हैं, आधा ना ऐसे लिखते हैं, आधा माँ ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जहाँ कहीं भी ये आएगा इसकी जगह आप अनुस्वार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं? जैसे यहाँ हमने लिखा है, ठीक है, चंदा लिखा हुआ है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इसे हम अनुस्वार में बदल दें, तो हम किस तरीके से लिखते हैं इसे? चंदा। हमेशा जिस भी शब्द के बाद वो व्यंजन आ रहा है, चंदा, तो ना चा के बाद आ रहा है, चा के बाद ना आ रहा है ना, तो ये जो बिंदी है, यानी कि ये जो अनुस्वार है, ये चा के ऊपर लग जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब ये ही चीज़ें आपको समझनी है। तो ये अनुस्वार बन कैसे रहा है आपको इन्होंने बताया ना। यहाँ पर इन्होंने दिया कि जो स्वर के बाद आते हैं, स्वर के बाद क्या आते हैं?
व्यंजन आते हैं। इन्हीं व्यंजन के इन पंचमाक्षरों से, इसको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर, ठीक है, इन्हीं पंचमाक्षरों से अनुस्वार बनता है। ये चीज इन्होंने अभी यहाँ बताई। स्वर रहित रूप डा, इया, ड़ा, ना, मा के स्थान पर होता है। इन ये 5 कहीं भी इस्तेमाल किए जाएंगे वो हमेशा आपके अनुस्वार बन जाते हैं। अनुस्वार का प्रयोग करते समय जिस वर्ण के साथ इसकी ध्वनि निकलती है, जिस भी वर्ण के साथ इसकी ध्वनि निकल रही है, उसके अगले वर्ग को देखकर यह जाना जा सकता है कि किस वर्ग के पंचमाक्षर के स्थान पर यह प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए कैसे, देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया ना कि इसकी ध्वनि निकलती है, उसके अगले वर्ण को देखकर लगा सकते हैं। अब यहां पर आइए, चलिए मैं आपको दिखा रही हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या बोला कि हम जहां कहीं पे भी ये निकल रहा है ना, उसके अगले वर्ण, अगला वर्ण क्या है, दा, तो हम दा को देखकर बता सकते हैं। जैसे अब तुम्हारे पास यहां पर आ जाएगा सिंपल, यहां पर क्या आ रहा है, गंगा, हमने गंगा लिखा और हमने क्या लिखा था, चंदा। अब तुमको ये पता लगाना है कि भाई ये अनुस्वार जो लगा है ये आधा मा है, आधा ना है, आधा ड़ा है, आधा निया है या आधा ड है। तो इसको आप कैसे पता लगाओगे? तो इसको पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहां कहीं पे भी बिंदी लग रही है, ठीक है, उसके बाद वाला आपका जो वर्ण है उसको देखो, उसके बाद वाला वर्ण क्या है, दा। तो दा का जो दा जिस भी वर्ग में आ रहा है उसका अंतिम वर्ण ही आपका होगा, ठीक है। दा कहाँ आया, ये आया, अंतिम वर्ण क्या है, ना। तो ये देखो अंतिम वर्ण ना है, दिख रहा है। तो ये क्या, आप अगर इसको आप पूरा लिखना चाहोगे तो ये क्या बनेगा आपका, चंदा, ठीक है। अब गंगा का अगर तुम्हें पता लगाना है कि भाई गंगा का ये जो अनुस्वार लगा है ये क्या है, तो आप कैसे लगाओगे, कैसे पता लगाओगे? सिंपल, आप देखो कि जहां अनुस्वार लगा है उसके बाद का वर्ण हमारा क्या है, गा है। तो गा कौन से वर्ग में आ रहा है, का वर्ग में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका गंगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो, सॉरी, यहां पे आएगा गा, ये आया, ठीक है। अच्छा क्लियर नहीं आया है तो मैं आपको, देखिए देखिए आया ना। तो ये किसके साथ लग जाता है, हमेशा आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो हमारा पंचमाक्षर है, यानी कि जो हमारी बिंदी बन रही है, मान लीजिए हम कहीं पे भी शब्द लिखते हैं, अब यहाँ पर आप देख लो कहीं कोई ऐसा शब्द है, अब जैसे ये आ रहा है व्यंजन, ऊपर बिंदी लगी हुई है, या लगी है, लेकिन या जा आ रहा है, देखिए जा आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो व्यंजन लिखा है, व्यंजन में जो जहां अनुस्वार लगा इसके बाद वाला वर्ण क्या है, जा है। तो फिर ये अनुस्वार क्या होगा, आप बताओ, ये जो बिंदी लगी है ये क्या होगी? चलिए यहां पर आते, देखिए जा, ये है आपका इया। तो व्यंजन को अगर हम सही से लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये देखो इया आ गया, आधा इया आ गया। तो हमेशा जहां कहीं पे भी आपकी बिंदी लगती है, यानी कि अनुस्वार लग रहा है, उसके बाद वाले वर्ण को देखकर आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा पंचमाक्षर है। अब उसके लिए आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा कि आपको काखा गाघा याद होना चाहिए। अगर ये वो याद नहीं होगा तो आप नहीं पहचान पाओगे। सिंपल सी चीज़ है ना, तो समझ में आ गया कभी भी। अब जैसे यहाँ पर हम आ रहे हैं पंचमाक्षर, ये लिखा है ना पंचमाक्षर, तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये क्या दिया गया, पंचमाक्षर। तो ये किसके बाद, इसके बाद वाला वर्ण क्या आ रहा है, चा आ रहा है, क्या आ रहा है, चा आ रहा है। तो चा कौन सा वर्ण है आपका, यहाँ पर ये चा दिया है, तो अंतिम ये क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, पंचमाक्षर को अगर आप पूरा लिखोगे तो क्या होगा, ठीक है। तब आप यहाँ पर बिंदी नहीं लगाकर ये इया लगा दोगे। तो हमेशा समझ में आ गया, जहां कहीं पे भी आपका अनुस्वार लगा हुआ है, आपको करना क्या है, उसके बाद वाले वर्ण को देखना है। बाद वाले वर्ण को जैसे ही देखोगे आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई ये हमारा कौन से वर्ग का कौन सा अक्षर, कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण है, ठीक है।
चलिए अब इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मंगल, हम लोग लिखते हैं ना मंगल। अब यहाँ पर अनुस्वार कहाँ लिखा है, अनुस्वार लगा है माँ के ऊपर, इसके बाद वाला वर्ण क्या है, गा है। तो गा किस में आया, हमारा का वर्ग में। तो क्या होगा, का खा गा घ, ठीक आता ना, का खा गा घ, का खा गा घ। तो यहाँ पर आपका ये क्या आ रहा है, देखिए डा आ गया और उसके नीचे गा लगा दिया हमने, इसी तरीके से ये देखिए आ गया। ठीक है, ये देखिए दिया है, माँ पर लगे अनुस्वार का अगला वर्ण गा है। माँ पे जो अनुस्वार लगा है उसका अगला वर्ण क्या है, गा है। जो का वर्ग का तीसरा व्यंजन है, इसका पंचमा अक्षर डा है। दोनों शब्दों में अनुस्वार गा के अनुसार डा स्वर रहित रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि अनुस्वार क्या होते हैं। अनुस्वार कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। अगर कहीं पे भी अनुस्वार है, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये कौन से वर्ग का कौन सा अनुस्वार है, तो उसके बाद वाला जो कोई भी वर्ण इस्तेमाल हो रहा है वो देखिए किस वर्ग में है, आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है कंचन, क्या दिया है यहाँ पर, कंचन। ठीक है, अब कंचन का जो अगला वर्ड है वो है चा, तो ये किसके वर्ग का हुआ, चा वर्ग का हुआ। चा वर्ग में क्या होगा, चा, छा, जा, झा और फिर क्या आता है, इया। तो पंचमाक्षर हमारा यहाँ पर क्या है, इया है। तो जा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, इया है। तो इसको देखिए हमने कैसे लिखा है, ये इस तरीके से लिखा है, मैं सही करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये हो गया हमारा कंचन। ठीक है, हमने इसे अनुस्वार में बदल दिया था। नेक्स्ट आते हैं पाखंड। तो ये कौन सा खंड लिखा है, खा के बाद क्या आ रहा है, डा आ रहा है। क्या आ रहा है, डा। डा कौन से वर्ग में आएगा, टा ठा डा ढाड़ा। फिर क्या आएगा, टा ठा डा ढा और णा। ये पंचमाक्षर हमारा ड़ा है। तो यहाँ पर हमारा देखिए पाखंड, ये देखिए आधा डा आया, तो ये टा वर्ग का डा हो गया। नेक्स्ट आते हैं बंदर। तो जहां अनुस्वार लगा है उसके बाद क्या आ रहा है, दा। दा किस में आता है, ता था दा धा ना। तो क्या आता है यहाँ पर, ता था दा धा और ना। पंचमाक्षर क्या है हमारा, ना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए आधा ना लग गया बंदर में। फिर नेक्स्ट आते हैं चंबल। तो यहाँ जहाँ अनुस्वार लगा इसके बाद वाला हमारा व्यंजन जो है वो कौन से वर्ग में आ रहा है, बा। तो क्या होगा, पा फा बा भा मा। पा फा बा भा मा। तो कौन सा आपका पंचमाक्षर है यहाँ पर, माँ है। तो देखिए आ गया चंबल, ये देखिए आधा माँ लगा दिया हमने। तो समझ में आ गया कि अनुस्वार हम किस तरीके से पहचानते हैं। कहीं पर भी अनुस्वार लगा है हमेशा उसके बाद वाले वर्ण को देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वर्ण क्या है। आधा ना है, आधा माँ है, आधा डा है, आधा ढा है या आधा इया है। ठीक है, तुरंत आप इस चीज को समझ जाएंगे। अब हम आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदी। तो अभी तक जब हम अनुस्वार का इस्तेमाल, अब बात ये आती है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब इसको सबसे अच्छा अगर आप पहचानना चाहते हो तो एक होता है अंधकार, ठीक होता है, एक होता है अंधेरा। ठीक है, इसमें अब आप बोलोगे ना तो आपको दोनों का मतलब एक है, लेकिन इनको बोलते समय फर्क आ रहा है। क्या हो रहा है, अंधेरा, अंधेरा, अंधकार। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या चीज़ दी है। आप जब इनको बोलोगे तो इनको बोलते समय आपको बहुत ज़्यादा फर्क समझ में आएगा। अंधेरा, अंधेरा, और यहाँ क्या है, अंधकार। जब हम इसको बोल रहे हैं तो ज़्यादातर हमारे नाक से ध्वनि निकल रही है। अंधेरा, अंधेरा, क्या आ रहा है, अंधेरा।
हमारे मुंह से उतनी नहीं निकल रही। लेकिन जब हम अंधकार बोल रहे हैं तो नाक से भी निकल रही है और गले से भी आ रही है, दोनों जगह से हमारे आ रही है। देखिए आवाज़, बोलिए, जब तक आप बोलोगे नहीं, ध्यान रखना, आप फ़र्क को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आपको सिमिलर शब्दों को लिया है ताकि आप इनको समझ सको। जब हम अंधेरा बोलते हैं तो सिर्फ हमारे नाक से ध्वनि निकल रही है, मुंह से बहुत ही कम निकल रही है। जबकि अंधकार का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से जो है वो हवा निकल रही है और ध्वनि भी निकल रही है। देखिए ये अनुनासिक का प्रयोग उच्चारण की उस अवस्था में होता है जब मुख और नाक दोनों से हवा निकले, लेकिन नाक से बहुत कम और मुंह से अधिक सांस निकलती है। ठीक है, यहाँ पर हम नाक, अंधेरा में नाक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ अनुस्वार होता है वहाँ हम नाक का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ कहीं पे भी आपका अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होता है वहाँ हम मुंह से ज़्यादा ध्वनि निकालते हैं या ज़्यादा हवा आती है। कैसे, देखिए अब चलो फ़र्क देख लो। जैसे दिया चंदा, मंगल, गंगा, अंधेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, जैसे चांद, अंधकार, अंधकार, दांत, आँख। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुंह से ज़्यादा निकल रहा है ना। बोलो, सबसे पहले जब आप हैं, आप सब घर में बैठ के इसको पहले बोल कर देखो, आपको खुद इस चीज़ का पहले फ़र्क समझ में आना चाहिए, तभी आप चीज़ें आगे समझ पाओगे। तो अनुनासिक और अनुस्वार में यही फ़र्क होता है, हवा कहाँ से आ रही है, नाक से आ रही है कि मुंह से आ रही है। ठीक है, अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अब ये ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं हम इसको, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है दांत, आँख, चांद आदि। चंद्र बिंदु या अनुनासिक का प्रयोग सभी स्वरों के साथ होता है। किसके साथ होता है, स्वरों के साथ होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता है, अनुनासिक का प्रयोग हम व्यंजन पर भी कर सकते हैं और स्वरों पर भी कर सकते हैं, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग सिर्फ स्वरों के साथ होता है। अब आप बोलोगे मैम दांत चांद में कहाँ है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो आ लगा हुआ है, बड़ा दांत के साथ यहाँ पर क्या लगा है, बड़ा आ लगा हुआ है, आँख तो बड़ा आ है ही है, और ये तो ये हमेशा किसके साथ इस्तेमाल होगा, स्वरों के साथ। जैसे यहाँ दिया चंद्र अनुनासिक का प्रयोग प्रायः यानी कि ज़्यादातर सभी स्वरों के साथ होता है। अनुनासिक एक नासिकीय स्वर ध्वनि है। नासिकीय यानी कि आपका जहाँ पर कहने को तो इसकी हवा कहाँ से, मुंह से ज़्यादा आ रही है, लेकिन इसे नासिकीय स्वर ध्वनि ही कहते हैं। जिन स्वरों की मात्राओं में शिरोरेखा होती है वहाँ अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियों, स्त्रियाँ, स्त्रियों। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम चिड़िया लिखते हैं, चिड़िया मतलब एक। जब हम बोलेंगे चिड़िया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो गया, हम बहुत सारी चिड़िया के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम जब बोलते हैं चिड़ियों तो यहाँ पर तो ओ की मात्रा भी निकल रही है, तो उस जगह हम एक साथ दो मात्राएं ऊपर शिरोरेखा पर नहीं लगा सकते। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चिड़ियों, और ऐसे करके यहाँ पे चंद्रबिंदी भी लिख रही। तो अगर हम यहाँ पर ओ की मात्रा भी लगा दें और चंद्रबिंदी भी लगा दें तो ये गलत हो जाता है। जहाँ कहीं पे भी आपका चंद्रबिंदी भी आ रही है और शिरोरेखा के ऊपर दूसरी मात्रा भी आ रही, शिरोरेखा का तो आपको समझा चुकी हूँ, दूसरी मात्रा भी आ रही है, तो उस जगह ये तरीका गलत है। तो उस जगह हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम इसे सिर्फ अनुस्वार की, अनुनासिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, आपको ये अनुनासिक हमारा अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ बिंदी में बदल जाता है। क्लियर हुआ आपको। इसे हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ कहीं स्वर आ रहा है, स्वरों के साथ ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर शिरोरेखा के ऊपर, ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर अगर ओ की मात्रा आ रही है, अब देखो ओ क्या होता है, ओ भी तो स्वर होता है ना, ए ओ औ, ये भी स्वर है हमारा। अब इसके साथ हम जब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ कई जगह देखो आप, यहाँ पर हम जैसे बोलते हैं किंचित, हम क्या बोलते हैं,
चित, किंचित। अब देखो ये जो छोटी ई की मात्रा है इसके साथ हम यहाँ पर अनुनासिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चंद्रबिंदी नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अनुस्वार लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जहाँ कहीं पे भी ये आ रहा है, स्वर के साथ आ रहा है, वो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, उसे अनुनासिक से अनुस्वार बना देना पड़ता है। अनुस्वार तथा अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी का प्रयोग। अब ये प्रयोग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हमने ये सीख लिया कि कैसे कैसे लग रहा है, लेकिन ये जब बदलते हैं तो इनमें बदलाव भी होता है। कैसे होता है देखिए, संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचमाक्षर के बाद समवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आता है, अतः पंचमाक्षर का अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ध्यान देखना, गा गा आ रहा है। अब क्या यहाँ पर हो रहा है, सिंपल देखिएगा, यहाँ पर गा जो है एक ही, जिसके ऊपर ये लगा है वो, और उसके बाद दोनों एक ही वर्ग के आ रहे हैं, गा गा। उसी तरह चा चा, ये चा वर्ग से आ रहे हैं। उसी तरह आइए ठंडा, ये किस में आ रहा है, टा वर्ग में। टा ठा डा ढा, ये आपके टा वर्ग के दोनों ही व्यंजन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं संध्या। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ध्या और या। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संपादक। तो यहाँ पर पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आता है, अतः पंचमाक्षर का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने अभी आपको बता दी थी, थोड़ी देर पहले ही बता दी थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर एक साथ 2 बार आ जाते हैं, क्या हो जाए, अगर एक साथ 2 बार आते हैं तो पहला पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता है। कैसे, आप देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला ना 2 बार आ जाए, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोल दिया क्या, यहाँ पर आप ड और मा दिख रहे हैं, यहाँ ना ना बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं, उन्मुख बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया, माँ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आधा गा है और उसके बाद फिर पूरा गा है, तो हम उसे पंचमाक्षर में नहीं बदलेंगे। हम उसे क्या करेंगे, उसे पंचमाक्षर में बदलेंगे ही नहीं, वो आपका पूरा का पूरा लिखा जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, अभी आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, हमने क्या बोला था कि जब हम हमने अन्न लगा रहे हैं, ठीक है, आ है, इसके बाद हमने ऊपर बिंदी लगाई हुई है, फिर और हमने यहाँ पर अन्न लिख दिया, तो ये हमारा गलत हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, अन्न, हम क्या बोल रहे हैं, अन्न। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देना, जो ये है इसमें हम कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आधा ना जो आ रहा है, अब ये जाहिर सी बात है, अब ध्यान देना, हमने क्या बोला था कि जहाँ कहीं पे भी बिंदी लगी हुई है, जहाँ कहीं पे भी आपका अनुस्वार लगा हुआ है, उसके बाद वाला वर्ण देखना कौन सा है, ना है। ठीक है, तो ना किस में आता है, ता था दा धा ना। ठीक है, किस में आ रहा है, ता था दा धा और ना। ठीक है, पंचमाक्षर क्या है आपका, ना है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई ये ना था, बिंदी लगी थी ना, अब उसी के बाद उसी पंचमाक्षर का पूर्ण स्वर आ जाए, यानी कि एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित, सेम वर्ण स्वर सहित भी और स्वर रहित भी आ जाए। पहला वर्ण आपका ये जो आधा आया ना, ये क्या हो गया, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, आ नहीं लगा है, तो ये क्या है आपका अनुस्वार हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आधा ना आ रहा है, आधा पूरा ना आ रहा है, स्वर सहित है, सेम है, तो उस जगह हम कभी भी इसे हम क्या नहीं बनाते हैं, अनुस्वार के रूप में तब्दील नहीं करते, सेम आए। जैसे माँ के बाद माँ आएगा, माँ के बाद माँ आएगा,
फिर यहाँ पर ना के बाद आपका न आ रहा है। तो इस तरीके से हम उसे कभी भी क्या करते हैं, हम अनुस्वार में तब्दील नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। तब हमें उसे पूरा पूरा वैसे ही लिखना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम क्या लिख दें, सम्मति, ठीक है, या हम लिख दें सम्मेलन, तो ये दोनों ही आपके गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माँ पंचमाक्षर है, क्या है, माँ पंचमाक्षर है, तो ये आपका क्या होगा, आधा माँ होगा। तो जाहिर सी बात है इसे हम कैसे लिखेंगे, हम आधा माँ, पूरा माँ और फिर ऐसे लिखेंगे, ये आपका सही रूप होगा। उसी तरीके से यहाँ माँ है तो हम क्या लिखेंगे, सम्मेलन, ठीक है, समझ में आ गया। ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। अगर वही वर्ण रिपीट हो रहा है तो हम कभी भी उसको क्या नहीं करते, हम उसे कभी भी पंचमाक्षर में तब्दील नहीं करते, ठीक है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये आपको हमने समझा दिया नियम, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमाक्षर या व ह से पहले आता है तो अब यहाँ पर क्या है, तो वहाँ पंचमाक्षर ही अपने मूल रूप में लिखा जाता है, उसके स्थान पर अनुस्वार नहीं लिखता। या, र, ल, व, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, या, र, ल, व, श, स, स, ह, ठीक है। तो अब ये आपके क्या हो गए, आपके अंतः स्तः और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। आपको पता है व्यंजन के 3 तरीके, स्पर्श व्यंजन, अंतः स्तः और ऊष्म, 3 आते हैं। अब इसमें जो अंतः स्तः और ऊष्म व्यंजन में अगर या, वा, हा आ रहा है से पहले आता है तो वहाँ पंचमाक्षर अपने मूल रूप में रहता है। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे हम यहाँ पर बोल देंगे पुण्य, तो यहाँ पर या आया, पुण्य के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, या आ रहा है, या आ रहा है, तो या हमारा क्या रहेगा, तब ये हमारा जो ये ळ है, ठीक है, ये क्या रहेगा, ये आपका वही पंचमाक्षर एज इट इज लिखा जाएगा। फिर आते हैं कवर्ण्य, तो यहाँ पर इसे हम नहीं लिखेंगे, ये गलत रूप है, ये आपके सब गलत हैं। अन्वय, क्या है, अन्वय, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे, कन्हैया, तो यहाँ हा रहा था तो ना आपका एज इट इज लिखा जाएगा। तुम्हारा, तो यहाँ पर देख रहे हो तुम हम पूरा लिखते, वैसा लिखते, इसको हम पंचमाक्षर में नहीं बदलते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। आधा माँ, आधा ना, आधा ड, आधा आपका इया, कुछ भी आएगा वो एज इट इज ही लिख दिया जाएगा, उसे हम अनुस्वार में तब्दील नहीं करते हैं, वो गलत रूप हो जाता है, ठीक है। अगला नियम देखते हैं क्या दिया गया है, श, श, स, ह, ये सभी हमारे क्या हैं, ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन। या, रा, लावा अंतःस्था व्यंजन होते हैं और श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। पूर्व से पूर्व लगने वाले अनुस्वार को पंचमाक्षर में नहीं बदला जाता है, यानी कि बेसिकली ऐसे समझ लो, या, वा, ह और जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं यानी कि श, श, स, ह, इनके पहले कहीं पे भी अगर पंचमाक्षर आ रहे हैं तो वो स्वर रहित ही लिखे जाते हैं, उन्हें हम अनुस्वार अर्थात बिंदी में तब्दील नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अंश, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि हम उन्हें क्या करते हैं, हम पंचमाक्षर में नहीं बदला जाता, यानी कि इन्हें हम पंचमाक्षर नहीं लिख के अनुस्वार, अभी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, सॉरी, उन्हें हम क्या करते हैं, हम अनुस्वार में लिखते हैं, हम कभी भी उसे पंचमाक्षर में तब्दील जो है पंचमाक्षर में तब्दील नहीं करेंगे, हम हमेशा अनुस्वार लिखेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं अंश, वंश, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, अंश, वंश, हंस, कंस, संहार, तो इसे हम क्या लिखते हैं, हम कभी भी इस तरीके से इसे पंचमाक्षर में तब्दील नहीं करेंगे। ये सभी हमारे क्या हैं, गलत स्वरूप हैं, इन्हें हमेशा आप अनुस्वार में ही लिखते
हैं, यानी कि इन्हें हम बिंदी लगाकर ही लिखेंगे, कभी भी आधा ना आधा म नहीं लिखेंगे। तो समझ में आ गया। अंतः स्तः में जहाँ पर या वा और हा आता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब कभी भी इन्होंने क्या देखा, पूर्व लगने वाले शा शा हा से पूर्व लगने वाले अनुस्वार को पंचमाक्षर में नहीं बदला जाता है, ठीक है। तो ये उनके पूर्व लग रहे हैं। पूर्व यानी कि देखिए शा शा सा हा सा और आपका यहाँ हा, ठीक है। इन सभी के पहले अगर कहीं पे भी पंचमाक्षर आ रहा है तो वो अनुस्वार में रहेगा, कभी भी पंचमाक्षर में नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट नियम देखते हैं। सम उपसर्ग के बाद यदि अंतः स्तः या ऊष्म वर्ण आए तो वहां मां का रूपांतरण ना में हो जाता है, ठीक है। अब चलिए बताते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखिए क्या है। सम, आप लोगों ने वो उपसर्ग प्रत्यय तो पढ़े हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उपसर्ग प्रत्यय में बहुत जगह आप देखते होंगे जहां पर सन क्या कहते हैं ना है वो माँ में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न आप लोगों अभी आप लोग अगर नहीं पढ़ा है तो उपसर्ग पढ़ना, उसमें देखना कई जगह पे ऐसा होता है कि मान लो कहीं पर अगर माँ दिया है तो वो ना में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये रहा। इसका रीज़न ये रहता है जहाँ कहीं भी सम आ रहा है, किसी के साथ भी उपसर्ग सम लग रहा है, जैसे यहाँ यंत्र के साथ सम लग रहा है, रचना के साथ सम लग रहा है, लाभ के साथ सम लग रहा है, वाद के साथ सम लग रहा है, तो कहीं पर भी अगर सम उपसर्ग आ रहा है, ठीक है, तो वो सीधे सीधे क्या हो जाए, अगर सम उपसर्ग आ रहा है और उस उपसर्ग के बाद अंतः स्तः है। अंतः स्तः में क्या होते हैं आपके या रा ला वा, ये 4 वर्ण आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सम के बाद अगर ये अंतः स्तः हैं तो हमेशा मा ना में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो अंतः स्तः या है, यहाँ पर रा है, यहाँ पे ला है, यहाँ पर वा है, तो देखिए या रा ला वा है। तो क्या हुआ, सम का क्या बन गया, क्या आपका संयंत्र, देखो आ रहा है ना आ रहा है ना आ रहा है, यंत्र का तो यंत्र है लेकिन वो माँ क्या बन गया, संयंत्र, संयंत्र, देखो ना निकला। फिर आते हैं संरचना, तो आ जाएगा समरचना नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं संरचना, क्या बोलते हैं संरचना। फिर आते हैं समलाप, तो यहाँ पर हंस सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा संलाप, क्या हो जाता है संलाप। फिर आते हैं संवाद, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है संवाद, क्या आ रहा है, तो यहाँ पर माँ क्या हुआ ना में बदल गया, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं इकारांत और उकारांत शब्दों में बहुवचन रूप बनाते समय ई का ई हो जाता है, ठीक है, बड़ी ई या बड़े ऊ क्रमशः छोटी ई और छोटे ऊ में। इकारांत शब्द क्या होते हैं आपको पता है, इकारांत शब्द जहां पर छोटी ई सॉरी बड़ी ई हो, ठीक है, इकारांत यानी कि बड़ी ई। कई 4 चीजें होती हैं, इसको ऐसा समझो, सबसे पहले आता है आपका इकारांत, फिर आता है इकारांत, फिर आता है उकारांत, फिर आता है उकारांत। अब इसका मतलब समझिएगा क्या, जिन शब्दों का अंत, ठीक है, जिन शब्दों का अंत अरांत, अंत आ रहा है ना, अंत बड़ी ई से हो, इकारांत यानी कि आपकी क्या हो बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है, हमेशा ये लगती है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। फिर आते हैं जिन शब्दों का अंत छोटी ई, यहाँ पर छोटी ई लिखा हुआ है तो ये कैसे होता है छोटी ई, यहाँ पर ये छोटी ई हुआ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं उकारांत यानी कि बड़ा ऊ, जिन शब्दों का अंत बड़ा ऊ यानी कि इस तरीके से बड़ा ऊ, और उकारांत यानी कि जिन शब्दों का अंत छोटा ऊ,
छोटा ऊ से हो। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ईकारांत और उकारांत, जहां कहीं पे भी शब्दों का अंत बड़ा ऊ और बड़ी ई से हो रहा है और फिर हमें उनके जब बहुवचन बनाने हैं तो वो हमारे किस में बदल जाते हैं, उकारांत या इकारांत में, जहां पर वो छोटी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं बहू, तो वो क्या हो जाती हैं, बहुएं। वधू, वधुएं। देखिए बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल गया। दवाई, दवाइयाँ। ये तो आप लोगों ने बहुवचन में हमेशा देखा होगा, लेकिन तब भी आपको बता रहे हैं। फिर आते हैं कलाई, कलाइयाँ, ईसाई, ईसाइयों। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी शब्दों के अंत में बड़ा ऊ या बड़ी ई आ रहा है, जब उसके हम बहुवचन बनाएंगे वो हमेशा छोटी ई या छोटे ऊ में बदल जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे अर्थ में अंतर आ जाता है, हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है हंस, हंस। हंस मतलब क्या होता है, लाफ। हंस क्या होता है, पक्षी का नाम। तो जब कभी भी हम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का इस्तेमाल कर दें तो वहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम, जैसे बोलेंगे सभी बच्चे हंस रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम उसको लिख दें हंस, तो क्या होगा, सभी बच्चे हंस रहे हैं। हंस क्या होता है, हंस तो पक्षी का नाम है, उस जगह तो वो वाक्य ही पूरा आपका बदल गया। उसी तरीके से देखिए अंगना, आप क्या दिया है, अंगना। उसी तरह अंगना, अब अंगना का मतलब होता है आंगन। ठीक है, खेलने की जगह घर का जो आंगन होता है उसको अंगना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अंगना का तात्पर्य क्या होता है, किसी अंग में लगना। ठीक है, अंग से लगने वाली कोई वस्तु या चीज को हम अंगना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। अनुनासिक का अगर हमने अनुस्वार कर दिया तो चीजें ब्लंडर। फिर नेक्स्ट आते हैं, अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि जब आप इसको क्या कहते हैं बोलोगे, ठीक है, तभी आप इसके फर्क को समझ सकते हो। जैसे हंस और हंस, 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 हंसना, हंस, तो फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो अनुनासिक का प्रयोग भी अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जैसे कि हमने क्या बोला कि जहां कहीं पे भी चंद्र बिंदी लग रहा है, इसको आप समझिए कि अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदी जहां कहीं पे भी लग रहा है और उस जगह उसके ऊपर मात्रा दी हुई है, तो आप हमेशा उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, अनुस्वार की तरह करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं, हैं, गूंद, ओंकार, चोंच, ढोंग आदि। तो हमेशा मैंने क्या बताया था कि चंद्र बिंदु आपके स्वर के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्वर के साथ इस्तेमाल करने का तात्पर्य क्या हुआ कि व्यंजन के साथ अगर कोई भी स्वर आता है तो वो मात्रा में बदल जाता है। सिंपल ऐसे समझना, स्वर के साथ अगर कोई भी आता है, जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे कुंवारा, ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो, ये छोटा ऊ आ रहा है, ये स्वर है, स्वर के साथ हमने चंद्रबिंदी लगा दिया। ठीक है, लगाया कि नहीं लगाया, लगाया। अब उसी जगह हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ओंकार, ओंकार। अब यहाँ ओ हमारा क्या है, स्वर है, तो इसके साथ हम यहाँ पर चंद्रबिंदी तो नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आपका यहाँ पर हम लगा देंगे अनुस्वार। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना स्वर के साथ चंद्रबिंदी ही लगेगी। स्वर के साथ क्या लगती है, चंद्रबिंदी। मोस्टली हम ये नहीं करें हमेशा चंद्रबिंदी स्वर के साथ ही लगेगी, ऐसा नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो हा जो है वो स्वर नहीं है, लेकिन उसके साथ चंद्रबिंदी लग रही है ना। तो मोस्टली हमने क्या कहा कि स्वर के साथ अक्सर चंद्रबिंदी ही लगती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी लगती है, कभी कभी व्यंजन के साथ भी लग रही है। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी स्वर आ रहा है, सपोज कहीं पे भी स्वर आ रहा है, उसके ऊपर बिंदी लग रही है, तो वो आपका क्या है,
वो चंद्र बिंदी है। हमेशा ध्यान रखना व्यंजन के साथ, जैसे यहाँ पर माँ जो है, माँ के ऊपर ए लगा है, हा के ऊपर ए लगा है, गा के ऊपर ओ लगा है, ओ के ऊपर ओ लगा है, चोच के ऊपर लिखा है, ढोंग के ऊपर लिखा है, तो ये सभी स्वर हैं। तो स्वर के साथ हमेशा क्या लगेगा? चंद्रबिंदी लगेगी। लेकिन चंद्रबिंदी को हम क्या कर देते हैं? उसे हम अनुस्वार में बदल देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि जहाँ कहीं पे भी ऊपर मात्रा के साथ अनुस्वार लगा हुआ है, मात्रा के साथ, यहाँ मात्रा के साथ आपका अनुस्वार लगा है और आपसे क्वेश्चन आए कि ये अनुस्वार है या अनुनासिक है, अनुस्वार है या जैसे यहाँ पर लिखा है ओंकार, तो आपसे पूछा जाएगा कि ओ के ऊपर लगी हुई बिंदी अनुस्वार है या अनुनासिक है, तब आप क्या उत्तर दोगे? तो सबसे पहले ये चेक करना, क्या चेक करोगे कि ये बिंदी कहाँ लगी है? ये हमेशा स्वर के साथ लगी हुई है, शिरोरेखा के साथ में बिंदी लगी है, तो ये हमेशा आपकी क्या होगी? अनुनासिक होगी। क्या होगी? अनुनासिक। ये अनुस्वार नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो अभी तक मैंने आपको इतना समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? अब आ जाते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वैसे तो अनुस्वार अनुनासिक का पार्ट नहीं है, लेकिन तब भी समझ लीजिए क्या दिया है। हिंदी में अंग आहा ध्वनियां अयोगवाह मानी जाती हैं। वास्तव में अंग और आहा ध्वनियां ना तो पूरी तरह स्वर हैं और ना ही व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? हमेशा किसके साथ लगेंगी? स्वरों के सहारे चलती हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि अयोगवाह इसका नाम किसने रखा? तो आप दे सकते हो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। ठीक है, क्योंकि ये बिना किसी योग किए ही साथ रहते हैं, यानी कि अयोगवाह, यानी कि इसे हम किसी के साथ जोड़ते नहीं हैं, इसलिए ये इन्होंने अयोगवाह कहा, अर्थात अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। कैसे किया गया है? याद है ना? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ, फिर उसके बाद आता है अंग आहा, फिर शुरू होता है का खा गा घा। होता है कि नहीं होता है? तो ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किए गए हैं। चलिए अब आ जाते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। बहुत जरूरी है कि इस अंतर को समझिए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो इसे आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर बताइए, तो आपके पास 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट 1 या 2 पॉइंट्स लिख के छोड़ देना। ठीक है, अगर आपसे उसे एक्सप्लेनेशन में पूछा जाए। तो देखिए क्या है, अनुस्वार नासिकीय व्यंजन है। अनुस्वार का मतलब, पहले मैं यहाँ पर, अनुस्वार मतलब जहाँ पे सिर्फ बिंदी लगती है। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदी, है ना। अनुस्वार नासिकीय व्यंजन है, याद रखना, नासिकीय व्यंजन है। अनुनासिक नासिकीय स्वर है। अब ये फर्क समझ में आ रहा है ना? देखो, हमने अभी तक समझाया, वो व्यंजन है और ये स्वर है। अब व्यंजन कैसे हैं? क्योंकि ये पंचमाक्षर से बन रहे हैं, स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर से बन रहे हैं, तो ये सब किससे बन रहे हैं? ये सब किससे बन रहे हैं? व्यंजन से बन रहे हैं। और जबकि अनुनासिक क्या? हमेशा स्वरों के साथ लग रहा है, इसलिए ये नासिकीय स्वर है। फर्क समझ में आया? वो व्यंजन है और ये स्वर है। अनुस्वार के उच्चारण में व्यंजनों की तरह मुख में अवरोध होता है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो जैसे व्यंजन में अवरोध आता है, जैसे हम बोलते हैं का खा गा घा, उसी तरीके से जब अनुस्वार बोलते हैं तो भी ये कहीं हवा कहीं ना कहीं से टकराती है। ठीक है। अनुनासिक में उच्चारण में वायु स्वरों की भांति बिना किसी अवरोध के मुख तथा नाक से बाहर आती है। जैसे स्वर बोलते हैं इ ई उ ऊ ए ओ औ, तो यहाँ पर हवा बगैर किसी रुकावट के आ रही है। उसी तरीके से अनुनासिक को जब हम बोलते हैं, इसीलिए आवाज गले से आती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का अवरोध नहीं होता है। ठीक। अनुस्वार का प्रयोग केवल शब्द के मध्य और अंत में होता है। ध्यान रखिए, शब्द के मध्य या अंत में होगा, जैसे कंचन, गंगा आदि। अनुनासिक का प्रयोग आरंभ, मध्य, अंत तीनों स्थान पर किया जा सकता है, जैसे हंसना, जाएंगे, चिड़िया आदि।
तो आप जब देखेंगे चंद्रबिंदी का इस्तेमाल हम शुरू में, मध्य में, अंत में कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन अनुस्वार यानी कि बिंदी का इस्तेमाल सिर्फ स्टार्टिंग में या मिडिल में होगा। लिखते समय अनुस्वार का प्रयोग उससे पहले वाले वर्ण के ऊपर होता है। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहां कहीं पे भी निकल रहा है उसके पहले वाले वर्ण में करेंगे, ठीक है, हमेशा उसके पहले वाले वर्ण में हम करेंगे। जबकि अनुनासिक का प्रयोग उसी वर्ण पर होता है जिसका उच्चारण उसके साथ किया जा रहा है, यानी कि जिसके साथ हम कर रहे हैं उसी पे लगा देते हैं। अनुस्वार में क्या करते हैं? हम पहले लगाते हैं और अनुनासिक में उसी वर्ण पर लगा देते हैं। अनुस्वार संस्कृत से हिंदी में आए हैं, ध्यान रखना। अनुस्वार क्या है? संस्कृत से हिंदी में आए हैं। अनुनासिक का विकास हिंदी भाषा में हुआ है। सबसे बड़ी बात, ये हमारे क्या कहला रहे हैं? तत्सम। ये हमारे क्या कहला रहे हैं? तद्भव। वो संस्कृत से आए हैं और इनका विकास हिंदी में ही हुआ है। तो ये कुछ अंतर हैं, इन्हें बहुत ध्यान से रखिएगा, इन पर क्वेश्चन आ सकता है, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। अंतर आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर 1 नंबर का आ रहा है तो 1 पॉइंट बताइए, 2 नंबर का आ रहा है 2 से 3 पॉइंट बताइए, क्योंकि देखिए 1 नंबर का जो रहेगा, 1 नंबर का जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें हमेशा जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये देखिएगा कि उसमें कम से कम एटलीस्ट 15 वर्ड आने चाहिए, 15 वर्ड। और अगर हम जा रहे हैं आपके 2 नंबर के आंसर में तो उसमें 25 से 30 शब्द आने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें माइंडसेट में हमेशा रखिएगा कि आंसर आपसे कितने नंबर का पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये नहीं बोला गया कि इतने वर्ड्स में आंसर दो, आपसे क्वेश्चन के मार्किंग तो दी रहेगी। 1 नंबर का है तो यानी कि आपका 10 से 15 शब्द के अंदर आएगा, और अगर 2 नंबर का आ रहा है तो वो आपका रहेगा 25 से 30 शब्दों का। 3 नंबर का आ रहा है 40 से 50, या वो 60 शब्दों में भी जा सकता है, 40 से 60 शब्दों के बीच में रहता है, ठीक है। 4 नंबर का आ रहा है तो वो 100 वर्ड्स तक जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का आ रहा है 120 वर्ड्स में जाएगा। तो ये कुछ शब्दों के साथ मार्किंग दी रहती है जो आपको मैंने बताई है और कई बार बताई है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो ये थे हमारे अनुस्वार, अनुनासिक, हमने कर तो लिया और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, लेकिन ऐसे मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ध्यान रखना। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसी टॉपिक की कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस के साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से ये हमारे लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।